प्रोफेशनल महिला हो, तुम्हें समाज को फेस करना है, अपने चेहरे के नकाब हटा के समाज को फेस करो और समाज के लोगों के दुखों को दूर करो। तो हो सकता है कि वो उनका लास्ट ज्ञान है, उनके तरफ से एक अच्छा मैसेज है। तो इस चीज को हम इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं, जो उनको इस तरह से आलतू फालतू, जो हमारे बिहार की महिलाएं हैं, फालतू फालतू वक्तव्य करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमान किया जा रहा है। मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि क्या अपने घर के मतलब वृद्ध लोगों का आप लोग सम्मान नहीं करते हैं? जो एक हमारे वृद्ध पूर्ण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग ट्रोल कर रहे हैं, इस अपमानजनक रंग बिरंगे शब्द बोल रहे हैं, तो दुर्भाग्य उन महिलाओं को है जो इतनी छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना के सोशल मीडिया पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्र के भी लिहाज न करते हुए, जिस उनके कार्यों का लिहाज न करते हुए जिस तरह से वक्तव्य कर रहे हैं, इन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। तेज प्रताप यादव जब से चुनाव हारे हैं तब से अपने पार्टी में जितना समर्थक तो उनमें हलचल आ गया और सभी को एकाएक करके पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, अनुभव यदि कम है और आपके पास बल बहुत अधिक है तो निश्चित सी बात है कि आप गलत माहौल पैदा करेंगे, निश्चित सी बात है कि आप समाज को गलत मैसेज देंगे। हम कहते हैं कि माननीय तेज प्रताप जी जो हैं, उनको अभी भी उनको अपने पिता से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ये लोग जो दो मतलब भाई हैं, ये दो भाई जिस तरह से माहौल को बना रहे हैं, निश्चित सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले इनके परिवार से एक मैसेज आया कि इनकी वो बहन जो कहीं ना कहीं पिता के तबीयत खराब होने पे अपनी किडनी बेचारी देती, उनको चप्पल से मार के घर से निकाला गया। तो ये फैमिली जो है सो कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज समाज को दे रहे हैं, जबकि पूर्व मुखिया के परिवार हैं, कम से कम उनकी गरिमा का इन लोगों को सम्मान करना चाहिए। रोजर चलने वाला है तो ये सब तो तरीका नहीं ना है। वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, तो मान लेते हैं कि अगर आप डायरेक्ट उन पर किसी तरह का कुछ गलत न है और उसके बावजूद आप लोग आपसी बदला लेने के लिए, राजनीतिक में दुश्मनी खेलने के लिए यदि हमारे पूर्व मुखिया को इस तरह से अपमान बिहेव करते हैं तो ये भी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं बबलू कुमार। आज हमारे साथ है सरिता मैम, अभी नारायणी फाउंडेशन में आए हुए हैं पटना। तो अभी देखिए, सनसनी खबर फैला हुआ है कि जब से नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला को नकाब खींचे हैं, इससे इतना वीडियो वायरल हो रहा है, उनको ट्रोल इतना किया जा रहा है। इस मामला पर हम बात करेंगे सरिता मैम से। अभी जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम महिला के साथ नकाब खींचे, नकाब खींचना सही था या गलत था? देखिए, जो हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो जिस तरह से मान लेते हैं, नकाब में उस महिला को पहले तो आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए क्योंकि आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आप जब एग्जाम के लिए जब आप जाते हैं कहीं, वहां भी आपका फेस मिलाया जाता है कि आप रियल व्यक्ति हैं कि कोई और है। तो मेरा ये कहना है कि नकाब हटवा देना ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हाथ से उस नकाब को खींचना, वो प्रक्रिया जो था वो थोड़ा सा हमारे माननीय नीतीश कुमार के द्वारा मिस्टेक हो गया। लेकिन इस चीज को हम इस स्तर से भी देख सकते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से नहीं सोचा। वो कहीं ना कहीं जो उनकी उम्र है वो दादा पिता रूप में आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने एक बच्ची समझ के, एक गार्जियन रूप में, जब लड़की को उन्होंने पहले बार ये बोला है कि आप मतलब आवाज आ रहा है कि आप मतलब इसको हटाओ, लेकिन वो बच्ची जब नहीं हटाई है तो वो थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं सर्टिफिकेट देने के पहले। तो मेरा ये कहना है कि फेस पहचान होना भी बहुत जरूरी है कि हम सही व्यक्ति को दे रहे हैं कि गलत व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जांच तो निश्चित होनी चाहिए। तो और उनका चेहरा भी सर्टिफिकेट लेते समय उनका चेहरा भी ओपन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बाई मिस्टेक हुई है। और जहां इतने बड़े बड़े कार्य हमारे माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं, वहां पे इतने छोटे से मिस्टेक को इतनी बड़ी मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके लिए कुछ महिलाएं अनाप शनाप बक रही हैं। मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में जो आपके पापा होते हैं, दादा होते हैं, आपके चचा होते हैं, क्या वो आपके सर पे हाथ नहीं रख देते हैं? क्या आप किसी बात को नहीं चुनते हैं तो क्या आपको नहीं कहते हैं कि चलो फेस हटाओ? ये फेस हटाने की बात है, वो कोई फालतू चीजों को उन्होंने नहीं छुआ है, बस वो फेस दिखाने के लिए उन्होंने ये किया। और मेरा ये कहना है कि उम्र का तकाजा को भी समझना चाहिए व्यक्ति को। जहां उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वहां एक छोटे से मतलब एक मिस्टेक को इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। तो ये हमारे समाज के उन महिलाओं के लिए भी कहना है कि आप लोग का नजरिया क्या है?
क्या इतनी बड़ी छोटा मुद्दा इतना बड़ा विवाद बन सकता है कि आप लोग माननीय नीतीश कुमार जी को इस तरह से तरंग भरंग आलतू फालतू बात बोल रहे हैं? तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों के कि जो अपने समाज के, अपने मतलब कहता है बिहार के मुखिया को इस तरह से अभद्रपूर्ण शब्द बोलते हुए उनको अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा होशो हवास में बोलिए, और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो आप लोग उनको अपमानजनक शब्द संबोधन कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम धर्म में महिला लोग नकाब पहनना उन लोग का धर्म है। देखिए, महिलाओं का नकाब पहनना उनका एक मतलब पर्दा है, एक लिहाज है। हिंदू धर्म में भी महिलाओं को घूंघट करने की पर्दा थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज का जो जनरेशन है वो बहुत सारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप देखिएगा कि कॉलेज में उन लोगों का तो टोपी भी सर से नहीं हटने की परंपरा थी। लेकिन जब लोग एजुकेशन लाइन में होते हैं, चाहे प्रोफेशन लाइन में होते हैं, तो वहां पे इन सारे चीजों को माने नहीं होता है। प्रोफेशनल लाइन में आपका यह है कि आप जब पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे तो क्या आप बुर्का पहन के ऑपरेशन करेंगे? निश्चित सी बात है कि आपका जो डॉक्टर ड्रेस है वो पहनेंगे, उसके बाद आप अपने चेहरे से वो बुर्के को भी हटाएंगे। आप पेशेंट से टॉक टू टॉक बात करेंगे तो हम फेस टू फेस बात करेंगे, क्योंकि आप एक घरेलू महिला अब नहीं है, आप कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल महिला बनने जा रही हैं। तो आपको यहीं से देखिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो भी कौन दे रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो जो लास्ट में आप में कमियां रह गई, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल महिला होने जा रही है, तो उस कमियों को उन्होंने अगर सम्मान पूर्वक मुखिया का मतलब है कि मतलब बिहार के मुखिया, घर का मुखिया भी होते हैं, वो गलत सही पे टोक लगा देते हैं। ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ऐसे चलो वैसे चलो, ऐसे बोलो वैसे करो। और ये तो हमारे मतलब बिहार के मुखिया है, और बिहार के मुखिया से आप सर्टिफिकेट लेने गए हैं। यदि वो आपके लास्ट कमी को हटवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा आज से तुम नॉर्मल महिला नहीं हो, प्रोफेशनल महिला हो, तुम्हें समाज को फेस करना है, अपने चेहरे के नकाब हटा के समाज को फेस करो और समाज के लोगों के दुखों को दूर करो, तो हो सकता है कि वो उनका लास्ट ज्ञान है, उनके तरफ से एक अच्छा मैसेज है। तो इस चीज को हम इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं, जो उनको इस तरह से आलतू फालतू, जो हमारे बिहार की महिलाएं हैं, फालतू फालतू वक्तव्य करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमान किया जा रहा है। मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि क्या अपने घर के मतलब वृद्ध लोगों का आप लोग सम्मान नहीं करते हैं? जो एक हमारे वृद्ध पूर्ण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग ट्रोल कर रहे हैं, इस अपमानजनक रंग बिरंग के शब्द बोल रहे हैं, तो दुर्भाग्य उन महिलाओं को है जो इतनी छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना के सोशल मीडिया पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्र के भी लिहाज न करते हुए, जिस उनके कार्यों का लिहाज न करते हुए जिस तरह से वक्तव्य कर रहे हैं, इन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है लोगों के द्वारा कि मुख्यमंत्री इतने बड़े चेहरा होने के बाद भी कुछ ना कुछ अलग गंदा हरकत कर देते हैं कभी कभी। देखिए, वो गंदा हरकत नहीं करते हैं, वो बहुत जेंटलमैन है, और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक घुलनशीलता है। बातों को समझिएगा, वो सभी चीजों को अपना मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये देश, समाज, ये बिहार के नागरिक जो हैं वो मेरा परिवार है। कहीं ना कहीं अधिकार पूर्ण लोगों के भविष्य सुरक्षा को करते करते उनके मन में ये हो गया है कि मेरा ये जो बिहार का जनता है यही मेरा परिवार है। तो वो कहीं ना कहीं कार्य को करते करते पारिवारिक गतिविधि में आते हैं और पारिवारिक रूप में लोगों को समझाने लगते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो समाज की बेटी है जिसका वो नकाब ऐसे हल्का सा ऐसे किए हैं वो मात्र, तो वो हटाए हैं कि बेटा तुम समाज को फेस करना सीखो। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको हम शिक्षाप्रद रूप में भी लेकर उनका सम्मान को बढ़ा सकते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री महिला के लिए बहुत अच्छे बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन एक तरफ महिलाओं को लेकर वो ट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, यही बात सच्चाई है कि कहता है ना कि कभी कभी आपका अपना ही आपका विनाश का कारण बन जाता है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के आने से जितना बिहार के महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, जितना बिहार की महिलाओं का उत्थान हुआ है, शायद ही किन्हीं के नेतृत्व में इतना विकास महिलाओं का हुआ था। और आज कहीं ना कहीं हमारे मतलब कहा जाता है बिहार के मुखिया, और उनसे मात्र एक ऐसे करके अपनी बेटी समझकर उसके नकाब को हल्का सा खींच दिए। यही बिहार की औरतें उनके साथ बदतमीजी कर रही हैं, उनको अनाप शनाप बोल रही हैं। तो शर्म ऐसी महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने घर के भी गार्जियन का सम्मान नहीं करते होंगे। तो मेरा ये कहना है कि उम्र, कर्म और उनके पद को देखते हुए उनके लिए जो फालतू वक्तव्य कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं,
जब से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 10,000 दे करके वोट ले लिया और उसके बाद सभी घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसका बदला ले रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी सभी महिलाओं को कहीं न कहीं, एक हमारी बिहारी की एक परंपरा है कि औरतों को लक्ष्मी का रूप माना गया है, और कहीं न कहीं जब वो राजनीतिक में जब उनका समय आया, तो उन्हें लगा कि अगर हम अपने समाज की महिलाओं को, लक्ष्मी रूपी महिलाओं को अगर खोइछा में 10-10 हज़ार रुपया डालते हैं, तो ये माँ-बहन और बेटी का जो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये कहीं न कहीं मेरे लिए अनोखा होगा। तो उन्होंने जिस पहल और प्रयास के साथ खोइछा में 10 हज़ार रुपया डाले हैं, तो वो निश्चित सी बात है कि उनके लिए बहुत खूबसूरत अवसर लेके आया। मेरा ये कहना है कि महिला का आशीर्वाद अपने आप में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो मेरा ये कहना है कि माँ लक्ष्मी का रूप है महिला, तो उन्होंने उस रूप में उन लोगों को खोइछा भरा है। तो मेरा ये कहना है कि वोट लेने का क्या मुद्दा इसमें आ गया? आप नहीं वोट देते, आप 10 हज़ार रुपया भी रख लेते, आप वोट भी नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने क्या आपके अंगूठा को ले लेके उन्होंने लगवाया है? क्या आपसे आपका अंगूठा मांग लिया था? क्या आपसे क्या पहले ही कुछ लिखवा के आपको 10 हज़ार रुपया दिया था? नहीं, आपको लगा कि ये हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, वो हमारे सुरक्षा नायक हैं। कहीं न कहीं जब से ये मुखिया पद संभाल रहे हैं, तब से बिहार में हम महिलाएं स्वतंत्र होके, आज पटना में 8 बजे रात तक महिलाओं को बाहर निकलना अलाउ नहीं था, क्योंकि बहुत गलत माहौल बन जाता था। आज बिहार में महिलाएं 10 बजे 12 बजे तक मार्केटिंग कर कर, पार्क से घूमकर, बहुत जगह पे घूमने जाती हैं, एंजॉय करती हैं, लेकिन इतनी सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं कि अब घर के गार्जियन हैं, उनके पति हैं, उनके भाई हैं, सब जानते हैं कि हमारा बिहार सरकार का जो व्यवस्था है बहुत टंच है, किसी महिला को अब कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि इतने बड़े कार्य करने वाले हमारे मुखिया को अगर आप लोग इतनी छोटी, मतलब एक कहा जाता है कि उसको मिस्टेक बोलेंगे कि उन्होंने थोड़ा-सा हाथ को भी लगा दिया, तो उसको उम्र को मानेंगे। मानते हैं कि थोड़ा-सा हाथ जो था ना, तो मतलब सर को चाहिए था कि बोलते कि इसे मतलब नकाब हटाओ तब सर्टिफिकेट देंगे। बात समझ गए ना? ये होना चाहिए था। थोड़ा-सा हाथ जो ऐसे गया ना, तो वो थोड़ा-सा, लेकिन उनका उम्र को देखते हुए हम उस थोड़ा-सा को बहुत बड़ा विवाद का रूप नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि उनके बड़े-बड़े कार्य और उनका उम्र जो है, वो बेटी रूप में उसको देखें और बेटी रूप में उसको समझाएँ। तो मेरा ये कहना है कि इतनी छोटी मुद्दा को इतना बड़ा मुद्दा बना के उनका अपमानजनक शब्दों के द्वारा उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह भी बिहार में बुलडोजर चल रहा है, गरीब-गरीब लोग रोड पर आ जा रहे हैं, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, जिसको चलने का ठिकाना है, वो रोड पर आ जा रहे हैं इस ठंडी माहौल में। तो सब लोग कह रहे हैं कि 10,000 लेके और अब जो लिए हैं वो वोट से जिताए हैं और उन्हीं पर अब बुलडोजर चला जा रहा है। क्या ये गरीब को कैसे अब उनको मिलेगा घर? देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, गरीबों को घर जो टूट रहा है, वो बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हमारे जो माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, वो कहीं न कहीं वो क्या कहा जाता है, गृह विभाग को सँभाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो उनका चल रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं है। कहीं न कहीं मैंने एक न्यूज़ में देखा है कि इस चीज़ से वो बहुत दुखी भी हैं, और मेरा ये कहना है कि माननीय सम्राट चौधरी जी भी जो कार्य कर रहे हैं, तो बिहार में जब आप रोजगार मांग रहे हैं, तो रोजगार को खड़ा करने के लिए जमीन की भी आवश्यकता होगी। तो जमीन को जब तक बिहार के जो सरकार हैं, जब तक नहीं सभी जगह से उसको इकट्ठा करेंगे जमीन को, तब तक कैसे रोजगार की बातें चलेगी? तो निश्चित सी बात है कि रोजगार को लाने के लिए ही सभी जगह के जमीन का कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन कितनी कहाँ पे पड़ी हुई है। जो लोग सरकारी जमीन पे अवैध तरीका से मकान बना के रह रहे थे, उन्हें सोचने की आवश्यकता है कि अब से ऐसा गलती ना करें, क्योंकि कभी भी सरकारी जमीन सरकार का नजर में आ सकता है और हमें वहां से हटवाया जा सकता है। तो ऐसा जनता रिस्क न ले, अपने मेहनत, अपने मजदूरी से, अपने पराक्रम से कहीं भी एक छोटा झोपड़ी ही क्यों ना बनाए, ईमानदारी पूर्वक बनाए, लेकिन किसी के दूसरे के संपत्ति पर, दूसरे की चीजों पर जबरन अधिकार न जमाए। तो ये चीज सीखनी होगी। लेकिन अब जहाँ झोपड़ियों को हटवाया गया है, उसमें हमारी ये महिला एक क्या इंदिरा आवास चलता है, प्रधानमंत्री शायद आवास योजना चलता है, उसके तहत उन झोपड़ी वाली महिलाओं का फॉर्म भरवाते हुए उन लोगों के लिए एक आवास बनाकर, समझ गए ना, सरकार को उनको देनी चाहिए। और 3 महीना का कहीं भी बुलडोजर चलाने के पहले 3 महीना का एक नोटिस दे देना चाहिए कि आप लोग जगह को खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सरकारी
व्यवस्था होगी और आपका घर को बुलडोजर से तुड़वाया जा सकता है। तो इस तरह से पहल करते हुए इस प्रक्रिया में जानी चाहिए। जो जल्दबाजी हो रही है, जो मतलब निर्दयतापूर्ण कार्य हो रहा है, उस चीज की हम भरपूर निंदा करते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अब लालू यादव के आवाज पर भी बुलडोजर चलने वाला है। देखिए, लालू यादव के आवाज पर बुलडोजर चलने वाला है, तो ये सब तो तरीका नहीं ना है। वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, तो मान लेते हैं कि अगर आप डायरेक्ट उन पर किसी तरह का कुछ गलत न है और उसके बावजूद आप लोग आपसी बदला लेने के लिए, राजनीतिक में दुश्मनी खेलने के लिए यदि हमारे पूर्व मुखिया को इस तरह से अपमानजनक बिहेव करते हैं, तो ये भी गलत है। हर चीज की नोटिस पास होनी चाहिए और मर्यादा पूर्ण कार्य होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले अब राबड़ी आवाज उनको से छीना गया और अब बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि अब राजनीतिक में हलचल होने वाली है? नहीं, राजनीतिक में हलचल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे सरकार ही ऐसे मनमाने तरीके से अपनी अपनी जाति दुश्मनी निकालने लगेंगे, तो हमारी संविधान, हमारी सरकार की जो व्यवस्था है, वो खतरा में आ जाएगी और समाज में भी गलत मैसेज जाएगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोग पेशेंस रखें और मर्यादा में रहकर ही कार्य करें, चाहे वो समाज के व्यक्ति हो, चाहे कानून के रखवाला हो, चाहे हमारे देश के सरकार हो। सभी को सोच विचार करके संविधान के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव ने 15 लाख का बाइक लिए हैं और रोड पर घुमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये कैसे, मतलब चुनाव हारने के बाद 15 लाख के बाइक लेके दिखा रहे हैं। अब ये भी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे जो मतलब कंपनियां हैं, वो 15-15 लाख एक बाइक को बनाने में ये लाखों लाख क्यों लग जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा हो गया है, तो आज जितनी महिलाएं के झोपड़ी को उजाड़ दी गई है, वो कंपनियां भी तो अपने स्तर से बहुत लोगों का घर बना सकते हैं, बहुत सारे उन लोगों को व्यवस्था दे सकते हैं। आप लोगों का गरीबों पे नजर नहीं जाता है। आप लोग इतने महंगे महंगे उपकरण को मतलब ला रहे हैं मार्केट में कि कहीं ना कहीं महंगाई को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दिखावा इतने बढ़ते जा रही है कि इसी की वजह से लूट पाट होता है ना, चोरी चमारी, व्यक्ति दूसरे को कैसे बर्बाद करके हम खुद राजा बन जाए और इन सारे फैसिलिटियों को हम कवर करने लगे। ये सब अनैतिकता और कहीं ना कहीं समाज में एक गलत बढ़ावा देने का ये सब कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि एक बाइक में क्या 2 चक्का की जगह पे 10 चक्का बन गया है, क्या उसमें क्या हो गया है? अरे भैया, जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के बाइक है, वो भी तो चल ही रहे रोड पर। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां महंगी बाइक कैसे बना देती है? ये सब बहुत ही गलत मुद्दा है और हम तो बिल्कुल कहते हैं कि दिखावा से लोगों को बचनी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा ये है कि जब तेज प्रताप यादव 15 लाख लगाकर बाइक ले सकते हैं, वो गरीब को दान कर देते या घर मकान बनाते तो बढ़िया था। यही तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, इतनी महंगी महंगी बाइक क्यों मार्केट में आ रही है। और उसके बाद हमारे जो माननीय तेज प्रताप जी हैं, मान लेते हैं कि उतनी बड़ी महंगी बाइक को सोशल मीडिया पे क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के देखा देखी और भी लीडर होंगे। लगेगा तेज प्रताप जी अगर 13 लाख के बाइक 15 लाख के बाइक पे चल रहे हैं, तो हमको भी 10 लाख के चलना है। इसी में लूटपाट, लोगों के प्रति गलत सोच विचार धारणा, अधिक पैसे कमाने की चाह, तो इन सारी चीजों को मतलब कहीं ना कहीं अवॉइड करनी चाहिए और इन सारी चीजों को विशेष रूप से सोशल मीडिया पे खास करके बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जब से चुनाव हारे हैं, तब से अपने पार्टी में जितना समर्थक तो उनमें हलचल आ गया और सभी को एकाएक करके पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, अनुभव यदि कम है और आपके पास बल बहुत अधिक है, तो निश्चित सी बात है कि आप गलत माहौल पैदा करेंगे, निश्चित सी बात है कि आप समाज को गलत मैसेज देंगे। हम कहते हैं कि माननीय तेज प्रताप जी जो हैं, उनको अभी भी उनको अपने पिता से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ये लोग जो 2 मतलब भाई हैं, ये 2 भाई जिस तरह से माहौल को बना रहे हैं, निश्चित सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले इनके परिवार से एक मैसेज आया कि इनकी वो बहन जो कहीं ना कहीं पिता के तबीयत खराब होने पे अपनी किडनी बेचारी देती, उनको चप्पल से मार के घर से निकाला गया। तो ये फैमिली जो है सो कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज समाज को दे रहे हैं, जबकि पूर्व मुखिया के परिवार हैं, कम से कम उनकी गरिमा का इन लोगों को सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से संतोष रैनी भोजपुरी के सुपरस्टार गायक थे, जिस तरह से तेज प्रताप के पार्टी में जाने के बाद जिस तरह से प्रचार करते, पार्टी के लिए बहुत बड़े नेता बन गए थे, लेकिन उनको भी बहिष्कार करके उनको निकाल दिया गया है। ये तो सफाई है। मान लेते हैं कि देखिए, गायक को गायक ही रहना चाहिए। अगर गायक आपका नेता बन रहा है, तो निश्चित सी बात है कि एक फालतू का वहां पर माहौल बनने वाला है। क्योंकि देखिए, गायक हमेशा दिल से सोचता है और राजनीतिक हमेशा दिमाग से चलता है। अगर दिल
से सोचे हुए कार्य को अगर हम राजनीतिक में परो रहे हैं, मतलब परोस रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पे रंग बिरंग का तमाशा देखने को मिल सकता है। तो आप अगर गायक हैं तो गायक से ही किसी मतलब पार्टी का आप प्रचारक बन जाइए, लेकिन आप उसको ज्वाइन करके आप लोग मतलब कहता है ना कि नायक से आप लोग नेता बनने की कैसे कल्पना कर लेते हैं। तो निश्चित सी बात है कि उनको लग रहा होगा कि हमारे भैया का एक गायक के वजह से ही वो कहानी हुई है, हम थोड़ा इन कहानियों से बच जाएं। तो हो सकता है कि वो सीख लिए होंगे। लेकिन संतोष रेणु यादव कह रहे हैं कि तेज प्रताप जो जो हमको बोले थे वही चीज हम बोले हैं, अपने मन से नहीं बोलते, हमको जबरदस्ती बुलाया जाता था। तो आप क्या पुतला थे? आप रोबोट थे कि आपको जैसे नचाया जा रहा था वैसे नाच रहे थे, जैसे बुलाया जा रहा था वैसे बोल रहे थे? निश्चित सी बात है कि अब आपको निकाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप उन सारे चीजों का आरोप लगा रहे हैं। कोई आपको बुला नहीं सकता है, क्योंकि जब आप राजनीतिक में जाते हैं, जब आप एक संगीतकार हैं, तो निश्चित सी बात है कि आपका एक उम्र भी होगा। तो उम्र होने के बाद व्यक्ति का अपनी परिपक्वता भी आ जाती है, उसे समझदारी हो जाती है कि कौन सी बातें बोलनी है, कौन सी बातें नहीं बोलनी है, कौन सा कार्य मेरे लिए मतलब नैतिक है, कौन सा कार्य अनैतिक है। इन सारी चीजों को तो आपको समझनी होगी। और यदि आप पुतला और रोबोट थे तो निश्चित सी बात है कि आपको निकाल दिए, वो भी गेस कर लिए होंगे कि ये रोबोट है, आज इसको पढ़ा पढ़ा के हम बोलवा रहे हैं, कल हो सकता है कि दूसरे के कहने पे रोबोट की तरह मेरे विपक्ष में बोलने लगे। तो रोबोट को तो हटा ही देनी चाहिए, जिसकी अपनी कोई मतलब कहा जाता है कि मानवता नहीं है, जिसकी अपनी कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो ऐसे लोग राजनीतिक में लोगों का क्या मदद करेंगे? लेकिन संतोष रेणु यादव उनको पर आरोप बहुत बड़ा लगाया जा रहा है तेज प्रताप यादव के द्वारा, को नौकरी के नाम पर 24 करोड़ घोटाला किए हैं। तो किए होंगे तभी तो लग रहा होगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, जहां पर आग जलता है वहीं पे धुआं उठता है। तो मेरा ये कहना है कि धुआं उठने का कारण ही होगा कि निश्चित सी बात है कि आपने नाजायज फायदा उठाते हुए जो आप पर आरोप लग रहा है, उस आरोप को आपने प्रमाणित भी किया होगा। क्योंकि बिना प्रमाणित किए हुए देखिए आरोप आरोप रह जाता है, लेकिन यदि वो आरोप प्रमाणित हो जाता है तो वो अपराध बन जाता है। तो निश्चित सी बात है कि अगर आरोप है तो इस पर हम भी फालतू का कोई वक्तव्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर आरोप प्रमाणित हो रहा है तो फिर आप अपराधी है, और अपराधी रूप में आपको जो पनिशमेंट